जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर आपका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे। अगर आप इस वीडियो में पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 50 नंबर पक्का मिलने वाला है और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बात कर रहे हैं किसकी? केमिस्ट्री कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, 2023 बोर्ड की बात कर रहे हैं और आपको 95% पक्का मिलेगा। कौन से बोर्ड में? यूपी बोर्ड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस इतना ही पढ़ लेना है जो हम आपको बताएंगे और यहाँ से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हुए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे बच्चे कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी यस की एम स्टडी वेबसाइट पर और यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ से आपको जुड़ जाना है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, यानी इनवर्स जो आपका परासरण है उससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए हम परासरण के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको। सॉल्व करेंगे। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब पर प्रयुक्त करें। कहने का मतलब, यदि विलयन पर हम परासरण दाब से, किसके दाब से? परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, यानी कि जितना उसका दाब है अगर उससे ज्यादा हम उपयोग कर देते हैं तो अर्धपारगम जो झिल्ली लगी हुई है माध्यम से, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को परासरण दाब कहते हैं। कहने का मतलब, यहाँ से देखिए हमारा क्या है, फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा लवणीय जल है, ये हमारा शुद्ध जल है। कहने का मतलब, अभी ये हमारी पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अभी इसका सामान्य तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपको समझाएंगे हम एक तरीके से। कहने का मतलब कि जो इसका परासरण हो रहा था शुद्ध जल से गंदे जल की ओर, यानी कि आपको समझ सकते हैं कि जैसे जो लवणीय जल है वो शुद्ध जल में परिवर्तित हो रहा है, जो शुद्ध जल है वो इसमें परिवर्तित हो रहा था। जैसे आप देखिए जो दाब है, ये दाब अगर हम किसके, जो परासरण दाब से अगर हम अधिक लगा देते हैं, जो हमारा जल है इधर निकलने लगेगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण दाब कहते हैं। तो ये चीज आपके लिए अच्छी तरीके से समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए, प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए सेल्यूलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य हैं, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य हैं। आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए भी लवणीकरण संयंत्रों से इस प्रकार की झिल्लियों का उपयोग करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। फेरस सल्फेट, क्या? फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली जो अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण उसको आपको लिखना है। तो फेरस सल्फेट के साथ क्लोरीन की जो अभिक्रिया है 2FeSO4 + Cl2 + H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा हमारा? देखिए ध्यान समझिए, पहले प्रश्न आप समझ लीजिए एक बार फिर से। क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट जिसे आप क्या कहते हैं, FeSO4 कहते हैं, और तारपीन के तेल, किसमें? तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की, तारपीन के साथ किसी क्रिया करें, क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2FeSO4 + Cl2 + H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस + 2HCl बनाएगा। उसके बाद तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या बनेगा, C10H16, क्या बनेगा, C10H16 + 8Cl2
और यहाँ पर 10C प्लस 16HCl बनेगा। क्या बनेगा? 10C प्लस 16HCl बनेगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? क्या करा है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? इसमें से एक जो है हाइड्रोजन गैस जो विस्थापित नहीं करता, वह कौन है, क्यों नहीं करता है? तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। इसलिए जिंक क्या होता है, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता। तो यही क्वेश्चन था कि कौन है जो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता, कौन नहीं करता? तांबा नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके नीचे स्थित है, इसलिए वह क्या नहीं करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? अगर कापर सल्फेट के विलयन में हम क्या डाल दें, लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा? तो कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कापर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कापर की सक्रियता लोहे से कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि यदि कापर सल्फेट के विलयन में हम सिंपली अगर कोई लोहे की कील डुबा देते हैं, अगर लोहे की कील डुबा देंगे तो उस पर क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर कील डुबाएंगे तो उस पर एक कापर सल्फेट की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कापर की जो सक्रियता है लोहे से कम होती है। तो यही कारण है आपका कि जो उसमें चिपक जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक विलयन की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है? जो आयनिक विलयन की चालकता है, चालकता का मापन आप किस प्रकार करेंगे? तो किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या है, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या कहेंगे? उस विलयन की चालकता कहते हैं। किसी आयनिक विलयन की चालकता का मापन उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। यानी किसी विलयन की जो चालकता का मापन है उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। किसी विद्युत अपघट्ट का उर्णन मान क्या होता है? जो विद्युत अपघट्ट होता है उसका उर्णन मान आपको निकालना। उर्णन मान क्या होता है समझाइए। तो किसी आयन का मिलीमोल में, किसमें? मिलीमोल में वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर साल को स्कंदित करने हेतु पर्याप्त हो। कहने का मतलब किसी आयन का मिलीमोल में वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर सॉल को स्कंदित करने हेतु पर्याप्त हो, उसका उर्णन मान कहलाता है। जितनी कम मात्रा किसी वैद्युत अपघट्ट की आवश्यक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ से उतनी ही अधिक क्या होगी? उसकी स्कंदन शक्ति होगी। ध्यान दीजिए, कुछ फार्मूले आपके हैं। उर्णन मान बराबर क्या होता है? उर्णन मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्कंदन शक्ति। ये आपको फार्मूला लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। उसके बाद उड़न मान क्या होता है? उड़न मान हमारा क्या होता है? 1/, उड़न मान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रभावी आयन की संयोजकता। क्या? प्रभावी आयन की संयोजकता। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।